हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हें करवाने वाली हूं बेटा तुम्हारी 12th क्लास की इंडियन इको का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत प्यार से हमने पूरा चैप्टर डिटेल में समझा था। चैप्टर नंबर 2 का भी हम एग्रीकल्चर वाला काफी पार्ट ऑलरेडी पिछली वीडियो में खत्म कर चुके हैं। उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगी, आपको मिल जाएगा अगर वो नहीं देखा है तो। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर अपना 3। देखो जो चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों ही चैप्टर्स है, प्लीज इनको एक स्टोरी लाइन बनाकर पढ़ो। क्योंकि जो चैप्टर 1 है इसमें आपको आजादी से पहले और आजादी तक के 200 सालों की कहानी बताई है। इसमें चैप्टर 2 में आपको 1950 से लेकर 1990 तक की कहानी बताई है। और तीसरे चैप्टर में आपको 1991 के बाद की सारी कहानी बताई है। तो पूरी एक टाइमलाइन है, एक स्टोरी लाइन है। और अगर एक स्टोरी लाइन बनाकर याद करोगे तीनों चैप्टर बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तीनों चैप्टर्स में एग्रीकल्चर की बात करी गई है, इंडस्ट्री की बात करी गई है, फॉरेन ट्रेड की बात करी गई है। तो जब सेम टॉपिक पे तीनों चैप्टर में बात करी गई है तो हम क्यों तीनों चैप्टर को साथ में नहीं मिला के पढ़ रहे बताओ। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एक स्टोरी लाइन बना के याद करो। चैप्टर 1 में जो भी कुछ हुआ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन सेक्टर में, उसका रिवर्स कर दो तो चैप्टर 2 बन जाएगा। और चैप्टर 2 में जो हुआ उसका रिवर्स कर दो तो चैप्टर 3 बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, सारा याद कैसे करना है, कैसे तीनों को मिला के याद करना है, पढ़ना है, सब बताऊंगी आगे जाके। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। अकाउंट्स, इको, बिजनेस तीनों की प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आई एम ऑल्सो SRCC ग्रेजुएट, अकाउंट्स टीचर संयम सर, ही इज ऑल्सो SRCC ग्रेजुएट। तो हम आपको यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी देने वाले हैं सारे लेक्चर्स की, ताकि तुम भी कॉमर्स स्ट्रीम के होके भी अच्छे नंबर लेके, अच्छा कॉलेज लेके एक बहुत अच्छा करियर बना सको। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सारी प्लेलिस्ट को सेव करो। टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाकर जो है आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल है, उस पे डेली MCQs भी आपको मिलने वाले हैं। तो सारी चीजों को जल्दी से जाके फॉलो कर लो। चलो, तो मैंने चैप्टर 2 आपको ऑलरेडी काफी सारा पढ़ाया था। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था कि भैया ब्रिटिशर्स ने जो 200 साल में हमारे साथ जो कुछ खराब किया, हमने वो सब कुछ ठीक किया था। तो हमने पहले 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा था। मैं ज्यादा रिकैप नहीं दे रही हूँ, क्विकली बता रही हूँ। 5 ईयर प्लान के गोल्स के बारे में पढ़ा था, फिर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था लैंड रिफॉर्म्स के बाद। आज हम आगे करने वाले ग्रीन रेवोल्यूशन, मैंने आपको बता दिया था HYV सीड्स का हमने यूज किया था। ठीक है, इंडिया में कौन लेकर आया, वर्ल्ड में कौन लेकर आया, क्या क्या हुआ, ये सब मैंने बताया था। आज हमें पढ़ना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या क्या बेनिफिट्स हमें हुए थे। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती थी, क्या क्या रिस्क थे। और उसके बाद आगे इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था भैया। इसमें हमारे को HYV सीड्स मिले थे। ये HYV सीड्स जो थे, इन HYV सीड्स की मदद से हमारी जो राइस की, व्हीट की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने हमें बोला था तुम्हें फूड क्रॉप्स नहीं बनाने, तुम्हें कैश क्रॉप्स बनाने हैं। तो हमारे देश में फूड क्रॉप्स बनते नहीं थे, जिसकी वजह से हमें फूड क्रॉप्स भी बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ते थे, खाना बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था। और जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा भूखमरी, बहुत सारा फेमाइन्स थे। तो हमारे लिए सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही थी कि हमें खाना चाहिए अपने देश के लोगों के लिए, ताकि हम भूखे ना मरे। तो खाने के लिए, खाने को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का यूज किया गया, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पानी का, सब चीजों का यूज किया गया। और उसकी मदद से फसल को कई गुना बढ़ाया गया। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के? 4 बेनिफिट्स है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? साइड। देखो, जहां भी कोई भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है किसी भी चीज के, साथ साथ उसका एक्रोनियम है, साथ साथ एक्रोनियम है। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का एक्रोनियम है साइड। तो पहला मेरे पास आता है, देखो, सेल्फ रिलायंस। हमें फूड बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था क्योंकि हमारे देश में फूड क्रॉप्स नहीं बनते थे, कैश क्रॉप्स बनते थे। और अगर हम बाहर से फूड इंपोर्ट करवाएंगे, बहुत गलत बात है कि हम किसी पे डिपेंडेंट है। कल को वो हमारे खाने में जहर देके हमारे देश में खाना भिजवा सकते हैं, हमारे देश के हर कोई लोग मर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है किसी पे इतना डिपेंडेंट होना कि हमें खाना भी बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। तो सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडिया हुआ हमारा, जिससे सेल्फ सफिशिएंसी आई फूड ग्रेन्स में। हमने इतना खाना प्रोड्यूस किया कि अब हमें बाहर से खाना मंगवाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखो, गाड़ियां बाहर से मंगवा रहे हैं वो एक बात है, तुम गाड़ी चलाओ ना चलाओ तुम्हारी मर्जी, पर खाना तो हर किसी को चाहिए ना। खाना बाहर से मंगवाना तो बहुत हानिकारक है। ठीक है, हमारे देश के लिए। तो हमें खाना बाहर से नहीं मंगवाना। नो लॉन्गर हैड टू बी एट द मर्सी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब हमें किसी के ऊपर दया, किसी की दया के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि भैया ब्रिटिशर्स दया करो, खाना दे दो। अब ऐसे नहीं करना। अब हम सारा खाना अपने देश में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंक्रीज इन द मार्केट सरप्लस।
देखो पहले क्या होता था, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि हम सिर्फ इतना बना पा रहे हैं, हमारे फार्मर्स सिर्फ इतना ही बना पा रहे हैं जिससे वो अपने घर का खाना, घर के अपने फैमिली के लिए खाना प्रोड्यूस कर सके। वो इतना बना ही नहीं पा रहे, इतनी फसलें उगा ही नहीं पा रहे कि वो बाजार में जाके बेचे फसल को और पैसा कमाए और ग्रो करे खुद को। वो इतना कर ही नहीं पा रहे थे, वो इतनी फसल उगा रहे थे जिससे वो बस अपना पेट भर सके। लेकिन अब सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गई थी खत्म। अब इतना खाना वो बना रहे थे कि खुद का पेट भरने के बाद बाजार में जाके सरप्लस एक्स्ट्रा फसल को बेच रहे थे, बेच के पैसा कमा रहे थे और खुद को ग्रो कर रहे थे। तो अब इतना फसल थी कि बाजार में बेचा जाए, मार्केट में सरप्लस फसल बेची जाए और फार्मर पैसा कमा सके। तो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या है? दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। रिजल्ट क्या हुआ? फार्मर्स की इनकम बढ़ गई, फार्मर्स अब गरीब से थोड़ा सा तो बेटर होने लगे। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। देखो जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो उस चीज का प्राइस बहुत ज्यादा होगा। पर जैसे जैसे किसी चीज की सप्लाई बढ़ने लग जाएगी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है उस चीज का प्राइस कम होने लग जाएगा। तो अब लोगों को महंगा महंगा खाना नहीं खरीदना, अब लोगों को सस्ते में खाना मिलने लग गया था। सीधी बात है, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई क्यों बढ़ी? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर HYV सीड्स आए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फसल उगने लग गई थी। ठीक है, तो अब जो लो इनकम ग्रुप्स थे, जो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते थे, हु स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड, बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन द प्राइसेस। तो जो लो इनकम ग्रुप्स थे, अब उनको अपनी इनकम को फूड के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब खाना बहुत सस्ता हो चुका है। ठीक है जी। एंड लास्टली मेरे पास आता है इनेबल बफर स्टॉक। देखो हो क्या रहा था, एक तो ये हो रहा था, तो एक तो ये हो रहा था कि हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग की वजह से बस हम इतना ही खाना बना पा रहे थे कि हम अपना पेट भर सके। कई लोग तो इतना भी नहीं बना पा रहे थे, तो हमें फूड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा, अगर सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं हो रही, तो क्या आ रहा है? तो फेमाइंस आ रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा। अब क्या हुआ? सबसिस्टेंस फार्मिंग खत्म हो गई। ठीक है, तुम बाजार में खाना बेच रहे हो, अब तुम्हें इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इतना खाना हो गया कि सबका पेट भरने के बाद भी खाना बचने लग गया। समझ रहे हो? पहले तो अपना पेट भरने का खाना ही नहीं था, अब इतना खाना आया कि खुद का पेट भरा जा रहा है। धीरे धीरे इतना खाना आने लग गया, इतना खाना, इतनी फसलें हम प्रोड्यूस करने लग गए कि खुद का पेट भी भर लिया, बाजार में भी बेच दिया, सारे देश का पेट भर गया, और फिर भी फसलें फालतू बच गई, एक्स्ट्रा बच गई, सरप्लस बच गई। अब फिर भी जितना सरप्लस बचेगा तो उसको आप स्टॉक में इकट्ठा करके रखना शुरू कर दोगे। क्यों शुरू कर दोगे? कि भगवान ना करे अगर कभी दोबारा से फेमाइन्स आ गए, कभी दोबारा से भूखमरी की सिचुएशन हो गई, तो बफर स्टॉक का यूज करोगे, बफर स्टॉक का यूज करोगे और अपने देश के लोगों का पेट भरोगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? एक्स्ट्रा जो भी फूड या फसलें जितनी भी उग रही थी उसको स्टॉक में रखने लग गई हमारी सरकार। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको शॉर्टेज के टाइम पे यूज कर सकती थी। ठीक है, पर कुछ एक प्रॉब्लम्स भी थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। ये तो बेनिफिट हो गए। बेनिफिट क्या हो गए? SIDE, साइड, 4 बेनिफिट्स पढ़ाए हैं, पर कुछ रिस्क भी थे। ठीक है, क्या रिस्क था? देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली क्यों हुआ था? क्योंकि HYV सीड्स हम यूज करने लग गए थे। ये स्पेशल कैटेगरी के सीड्स थे जो ज्यादा फसल उगाते थे, पर ज्यादा फसल उगाने के लिए इनको ज्यादा पानी की जरूरत थी, ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत थी, ज्यादा केमिकल्स की जरूरत थी। तो हमारे जो फार्मर्स थे ना, वो बहुत डर रहे थे कि भाई इतना फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड, इतना सब कुछ डालेंगे तो फसलें कहीं खराब ही ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पेस्ट अटैक हो जाए। ठीक है, क्या कहते हैं, डिजीजेस लग जाए हमारी फसल को और फसल बिल्कुल ही खराब हो जाए, क्योंकि जो फसल है उसको डिजीज लग सकती है, कीड़ा फसल में लग सकता है और फसल सारी कीड़े की वजह से खराब हो सकती है। ठीक है, तो फार्मर्स को रिस्क था कि भैया कीड़ा लग के पूरी फसल ही ना कहीं खराब हो जाए, क्योंकि तुम इतना ज्यादा फर्टिलाइजर, केमिकल इतना सब डाल रहे हो, ये HYV सीड पता नहीं क्या बला है, कहीं इसमें कीड़ा लग गया तो क्या होगा, कोई बीमारी लग गई फसल को तो क्या होगा, हमारा तो 0 पे आ जाएगा। मतलब अभी हम 100 पे हैं, हम चाहते हैं हम 1000 पे जाएं, वो लालच करने के चक्कर में 0 पे ना आ जाए। दूसरी चीज फार्मर्स को ये लग रही थी कि भैया एक गरीब फार्मर थे, ठीक है, एक अमीर जमींदार थे जो अपनी खुद की फार्मिंग कर रहे थे। तो हमें क्या लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी वजह से जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो जाए, क्योंकि उसने HYV सीड भी खरीद लिया, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड, पानी उसने सब ले लिया, तो कहीं वो और ज्यादा अमीर हो जाए, तो इनकम इनइक्वालिटी ना बढ़ने लग जाए। तो या तो पेस्ट अटैक हो सकता था, ठीक है, पॉसिबिलिटी दैट इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर,
उल्टा हो गया, ये वाला यहाँ पे आएगा एक्सप्लेनेशन, ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। पेस्ट अटैक की एक्सप्लेनेशन क्या है, एचवाईवी क्रॉप्स वर प्रोन टू अटैक बाय द पेस्ट एंड स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इन द पेस्ट अटैक, ठीक है। या फिर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ सकती थी कि अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव और ज्यादा बढ़ सकता था। क्यों? क्योंकि जो बड़े फार्मर थे सिर्फ वही खरीद सकते थे फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड, तो ये रिस्क थे कि ऐसा हो सकता है। पर सरकार ने काफी अच्छे से ग्रीन रेवोल्यूशन को हैंडल किया और ये जो रिस्क थे ये रिस्क फॉल्स निकले, ये रिस्क ट्रू नहीं हो पाए। सरकार ने क्या किया, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प दी, बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी, गरीब फार्मर्स को पैसा दिया, फ्री में फर्टिलाइजर, केमिकल, एचवाईवी सीड्स दिए, पानी सस्ते दामों पे दिया, और सरकार ने इन सभी जितने भी ये रिस्क थे इनको सच नहीं होने दिया। तो सरकार ने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प दी, ठीक है, लोन्स दिए लो इंटरेस्ट रेट पे स्मॉल फार्मर्स को, सब्सिडी दी, फर्टिलाइजर बहुत सस्ते रेट पे दिए, ठीक है, ताकि जो स्मॉल फार्मर है उनको भी सब कुछ मिल सके। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस खोले सरकार ने, ठीक है। द रिस्क ऑफ द स्मॉल फार्मर बीइंग रूइंड व्हेन पेस्ट अटैक देयर क्रॉप्स वाज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार ने क्या किया भैया, देखो अमीर एंड गरीब के भेदभाव को कम करने के लिए गरीबों को सब कुछ सस्ते दामों पे देने लग गए, ताकि जो अमीर को मिले वो गरीब को भी मिले, तो गरीब और अमीर के बीच का भेदभाव कम हो सके, बढ़े नहीं। और पेस्ट अटैक की प्रॉब्लम के लिए सरकार ने क्या किया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस खोले जिन्होंने डिटेल में रिसर्च करी और हर चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट किया और पेस्ट अटैक से भी हमारी फसलों को बचा लिया। तो फिर हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सक्सेस हो पाया, वो फेलियर नहीं हो पाया। जो रिस्क थे दे डिड नॉट कम ट्रू, ठीक है। लेकिन अब एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई थी, वो डिबेट थी सब्सिडीज के बारे में। सब्सिडी का क्या मतलब होता है कि अगर तुम्हें कोई चीज 100 रुपए की मिलेगी अकॉर्डिंग टू डिमांड इक्वल टू सप्लाई वाले, जो हमारा डिमांड इक्वल टू सप्लाई वाला इकोनॉमिक्स का हमारा होता है लॉ, ठीक है, कि भैया जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर होगी वहां पर प्राइस डिसाइड होगा और उस रेट पे जो कोई खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। तो अगर डिमांड सप्लाई की बराबरी पे 100 रुपए की कोई चीज मिल रही है और एक इंसान जो बहुत गरीब है वो 100 रुपए की चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, पर अगर ये चीज बेसिक नेसेसिटी है जैसे कि फूड, शेल्टर और ये सब चीजें, तो गवर्नमेंट बीच में आएगी और गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि इस गरीब इंसान को मैं ये 100 रुपए वाली चीज कितने में दूंगी, फॉर एग्जांपल 50 रुपए में दे दूंगी, सो दैट ये जो गरीब इंसान है वो भी सब कुछ खरीद सके। इसको बोला जाता है सब्सिडी। कि सरकार क्या करती है, गरीबों को मार्केट रेट से कम रेट पे चीजें देती है। अब ये बिजली हो सकती है कि बिजली में 300 यूनिट फ्री है, ठीक है, सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, 200 रुपए कम रेट पे मिलेगी सिलेंडर, ठीक है। अब ये जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर, केमिकल, एचवाईवी सीड, हर चीज पे दी जा रही थी। तो कुछ लोगों ने बोला भाई तो पागल हो गया, क्यों तुम इतनी सब्सिडी दे रहे हो, सरकार पे कितना बर्डन हो जाएगा फाइनेंशियली। पर कुछ लोगों ने बोला नहीं, फार्मर्स बहुत गरीब हैं, अगर इनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी ये बेचारे मर जाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग कहते थे सब्सिडी देनी चाहिए, कुछ कहते थे सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। तो देखते हैं देनी चाहिए कि नहीं। तो जो फेवर में थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला देखो भैया फार्मिंग एक बहुत रिस्की बिजनेस है, ठीक है, कभी बारिश की वजह से, पेस्ट अटैक की वजह से फार्मिंग में लॉसेस हो सकते हैं, तो रिस्की बिजनेस है, तो तुम फार्मर्स को ऐसे रिस्क में नहीं छोड़ सकते, तुम्हें फार्मर की मदद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है, इनकम इनइक्वालिटी है। कुछ फार्मर्स इतने गरीब है कि अगर तुम उनको सब्सिडी नहीं दोगे तो वो बेचारे काम नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हें सब्सिडी देनी पड़ेगी, इनकम इनइक्वालिटी को कम करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली पॉवर्टी इतनी ज्यादा है उसकी वजह से भी तुम्हें सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि फार्मर खुद से, अगर तुम सोचो ना कि एचवाईवी सीड भी खरीद लेगा, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए थे एचवाईवी के लिए, केमिकल भी खरीद लेगा, पेस्टिसाइड भी खरीद लेगा, ट्रैक्टर भी खरीद लेगा, सब कुछ खरीद लेगा, वो नहीं खरीद सकता, ठीक है, वो बेचारा लॉसेस के कर्जे के अंदर डूब के मर जाएगा। तो तुम्हें फार्मर्स को देनी पड़ेगी सब्सिडी। पर कुछ लोगों ने बोला भाई इसकी वजह से ना सरकार पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन होता है। मतलब अगर तुमने देखा हो जो अपने किसानों ने धरना लगाया था दिल्ली की सरहद पे, दिल्ली के बॉर्डर पे, किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए थे, वो क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था हम इतने सालों से सब्सिडी देते आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है और अब हम सब्सिडी बंद कर देंगे। तो किसानों ने बोला नहीं भाई, अगर तुमने सब्सिडी बंद कर दी ना
हम अपना फार्मिंग एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे तो प्लीज गिव अस सब्सिडी। और उसी की लड़ाई के लिए जो हमारे बेचारे किसान थे वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे थे, कितना लंबा टाइम तक उन्होंने धरना दिया था, मतलब गर्मी सर्दी बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने धरना दिया था, अनटिल एंड अनलेस मोदी जी का दिल पिघला और वो आए, उन्होंने सब कुछ ठीक किया। ठीक है, तो फाइनेंशियल बर्डन, सरकार कहती है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन होता है क्योंकि करोड़ों रुपए हमें देने पड़ते हैं सब्सिडी के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सब्सिडी ना मेजरली उन्हीं को बेनिफिट करती है जो पहले ही अमीर होते हैं। ठीक है, और जो गरीब होते हैं ना उन तक सब्सिडी पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि मोदी जी खुद तो घर घर जाके सब्सिडी देंगे नहीं, है ना। मोदी जी तो क्या करेंगे, सीधा किसी ना किसी की ड्यूटी लगाएंगे, बहुत नीचे लेवल तक चीजें जाती हैं। और जो गरीब होता है ना, गरीब तक बहुत सारी चीजें पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि उनका बैंक अकाउंट नहीं होता, बहुत बार उनके पास घर नहीं होता, वो रेंट पे कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, परमानेंट एड्रेस नहीं होता। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो कई बार ना जो अमीर लोग होते हैं सब्सिडी उन्हीं को मिल जाती है, गरीबों को मिल ही नहीं पाती। जैसे उसके चक्कर में भी होता है जो अपनी कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन मिलती है, कि जो SC ST की रिजर्वेशन मिलती है, मोस्टली वो रिजर्वेशन में अगर तुम देखो ना अमीर लोग ही सीट लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमीरों के पास इतना पैसा होता है, वो कोचिंग वोचिंग दिला के कुछ एक नंबर तो ले आए, पर जो गरीब होते हैं ना एक्चुअली उसको रिजर्वेशन अ लॉट ऑफ टाइम्स मिल ही नहीं पाती है। ठीक है, सो दैट इज वाई रिच लोगों को ही बेनिफिट होता है लॉट ऑफ टाइम इन चीजों का, और जो पुअर फार्मर्स है उनको तो बेचारों को लॉस होता है। पता है क्यों लॉस होता है? क्यों? क्योंकि देखो जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई है वहां पे होगा प्राइस डिसाइड। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगा, लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा है प्राइस गिरने लग जाएगा। अब अगर तुमने दे दी सब्सिडी, तो हर एक किसान, हर एक इंसान सप्लाई करने लग जाएगा फसलों की, तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ने लग जाएगी, विच मीन्स प्राइस गिरने लग जाएगा। और अगर प्राइस गिरेगा तो बेचारे उल्टा फार्मर्स का ही लॉस है, तो इस वजह से भी बोला जाता है कि सब्सिडी मत दो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होता है जिसकी वजह से प्राइस गिरता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है जिससे मैं खुद भी काफी हद तक एग्री करती हूँ कि अगर हमें किसी चीज का बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे करना पड़े, हम सोच समझ के उस चीज को यूज करेंगे। पर जो भी चीज हमें फ्री की मिल जाती है ना, हम कभी सोच समझ के उसको यूज नहीं करते, वो कितना ही वेस्ट होता रहे, कितना ही कोने में पड़ी रहे चीज, हम ध्यान ही नहीं देते। और जब तुम सब्सिडी दोगे, सस्ते रेट में फ्री में किसी को कोई चीज दोगे, फिर चाहे तुम पानी फर्टिलाइजर कुछ भी दे रहे हो, तो उसका वेस्टेज होगा, उसका ओवर यूज होगा और वो चीज खराब होगी। इसकी वजह से लॉट ऑफ टाइम ये भी देखने को मिला है कि जैसे कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो तुम ऐसे क्रॉप्स को उन्हीं स्टेट्स में उगाते हो जिन स्टेट्स में वाटर लेवल ज्यादा है। तुम ऐसी क्रॉप्स को उन स्टेट्स में नहीं उगाते हो जहां पे वाटर लेवल कम है, पर सरकार ने दे दी पानी पे सब्सिडी, तो उन स्टेट्स के किसान भी फसलें उगाने लग जाएंगे जहां पर पानी कम है। और अगर तुम नेचुरली तो पानी है नहीं तुम्हारी स्टेट में, फिर भी ऐसी फसलें उगा रहे हो जिनमें ज्यादा पानी चाहिए, तो एक्चुअल में तुम नेचुरल इम्बैलेंस कर रहे हो, नेचुरल बैलेंस को तुम खराब कर रहे हो, जो कि अगेन शायद फार्मर के लिए अच्छा हो सकता है पर नेचर के लिए अच्छा नहीं है, वाटर बैलेंस के लिए अच्छा नहीं है। तो ओवर यूज होता है, वेस्टेज होता है, गलत यूज होता है जब तुम फ्री में कोई चीजें देते हो, प्लस जो फार्मर है उनको कम प्राइस मिलने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स थी सब्सिडी के साथ। अब तुम डिसाइड करो भैया तुम किस साइड पे हो, सब्सिडी देने की साइड पे हो या सब्सिडी ना देने की साइड पे हो। पर यहाँ पे मेरा एग्रीकल्चर का पूरा टॉपिक होता है खत्म, और अब हम आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टॉपिक पे। तो अगर मैं एक कंक्लूजन तुम्हें दूं, एग्रीकल्चर के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को बहुत खराब किया था। ठीक है, एग्रीकल्चर में हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे जिसमें हमने एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज और लैंड सीलिंग, ये दो लैंड रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे। दूसरा हम यहाँ पर लेकर आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन, उसकी काफी डिटेल्स हमने पढ़ी है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट क्या था, रिस्क क्या था, ये भी हमने पढ़ा है। और इसके बाद हमने पढ़ा है कि भैया सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा सब कुछ हमने पढ़ा है एक छोटे से एग्रीकल्चर के टॉपिक में, कितना सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के नंबर्स, डेट्स, ईयर, सब कुछ तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो अगर ये समझ आ गया, आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो है मेरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का टॉपिक। ठीक है, तो देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ना पब्लिक सेक्टर जो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यार अगर तुम सोचो एक इंडिविजुअल इंसान, क्या हम लोग सड़कें बना सकते हैं? क्या हम लोग 10-10, 15-15 मंजिल की इमारतें बना सकते हैं? क्या हम लोग होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े सोसाइटियां, ठीक है, ये सब कुछ क्या हम इंसान, इंडिविजुअल लोग बना सकते हैं? अरे कितने लोग हैं, अंबानी अडानी जैसे कुछ ही होंगे, 100, 200, 500 हजार लोग होंगे पूरे भारत देश में, बाकी तो सब गरीब ही हैं।
ठीक है ना, 1-8% लोग अमीर हैं भारत देश में, 99% लोग तो गरीब ही हैं। तो अगर तुम सोचो कि हम लोग बना लेंगे ये सब कुछ, वो नहीं पॉसिबल होता। क्यों? क्योंकि इन सबको पैसा चाहिए। पैसा किसके पास है? या तो वो कुछ एक टॉप 1% लोगों के पास है जो कि प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, बिना प्रॉफिट के काम नहीं करेंगे, या सरकार के पास है। तो यहाँ पे सरकार जो है एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि सड़कें, इमारतें, ठीक है, ये सब कुछ हमें चाहिए होता है और हम खुद से कर नहीं सकते। तो सरकार आती है, सरकार बोलती है जो भी तुम्हें चाहिए मैं दूंगी, मैं डेवलपमेंट करके दूंगी और बिना प्रॉफिट मोटिव के करके दूंगी, ताकि जो वो 99% लोग गरीब है ना, वो गरीबी रेखा से बाहर निकले, वो मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर जाएं, लोअर क्लास से मिडिल क्लास पे जाए, वो इंप्रूव हो सके। तो सरकार को भैया पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, और क्योंकि इंपॉर्टेंट था पब्लिक सेक्टर का रोल, वो पढ़ते हैं। अच्छा, एक्रोनियम क्या है? लूज, ठीक है, एक्रोनियम क्या है यहाँ पे? लूज, ठीक है। क्या क्या क्यों इंपॉर्टेंट है पब्लिक सेक्टर का रोल? क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है? लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। देखो प्राइवेट सेक्टर में मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ एक अमीर लोग होंगे, ठीक है, वो लोग भी, जो पहली चीज तो अमीर लोग कम है। अगर कोई अमीर है भी तो वो क्यों काम करेगा? सिर्फ इसलिए काम करेगा कि उसको प्रॉफिट कमा सके। वो अगर वो 100 रुपए लगाता है, वो कहता है मैं इससे 120 रुपए कमा सकूं तभी काम करूंगा। अगर 100 रुपए लगा के मैं 101 रुपए कमा रहा हूं तो भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और अगर प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो भैया प्राइवेट लोग कहते हैं मैं तो प्रॉफिट के बिना काम ही नहीं करूंगा। और उस टाइम पे जब इंडिया आजाद हुआ था, हमारा भारत देश बहुत ज्यादा गरीब था। तुम गरीब लोगों से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, गरीब लोगों से तुम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उनको तो सस्ते में, फ्री में देना पड़ेगा ताकि वो गरीबी से बाहर निकलें। तो उस टाइम पे प्रॉफिट कमाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो प्राइवेट सेक्टर के काम करने का भी सवाल पैदा नहीं होता था। इंडियन मार्केट इतनी बड़ी ही नहीं थी कि भैया तुम्हें प्रोजेक्ट में लगा सको और तुम प्रॉफिट कमा सको। डिमांड ही बहुत कम थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, ठीक है जी। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था काम करने का, तो प्राइवेट सेक्टर ने काम करा ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर की जरूरत थी ताकि तुम गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल सको, वो भी प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, उसके लिए भी सरकारी सेक्टर की जरूरत थी, ठीक है ना। अगला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। अब पहली चीज तो भैया प्रॉफिट नहीं है। दूसरी चीज, अगर तुम सोचो कि चल मैं हार्डवर्क करके कहीं ना कहीं से प्रॉफिट तो निकाल ही लूंगा, पैसा कहाँ है? बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर तो हमने पहले ही बोल दिया ना कि गरीब लोग हैं, बहुत मेजॉरिटी के लोग गरीब हैं, और जब गरीब लोग हैं तो वो कहां से इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कहां से उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कि वो पैसा लगा सके, बिजनेस कर सके। तो गवर्नमेंट को ही सारा काम करना पड़ा अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू, यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए अपनी सरकारी कंपनियों के थ्रू सरकार ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, बिजनेस कर सकती थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उस टाइम पे गरीबी बहुत ज्यादा थी। गरीबी से बाहर निकालने के लिए तुम्हें चाहिए पैसा, पैसा कमाने के लिए तुम्हें चाहिए नौकरी, नौकरी के लिए तुम्हें चाहिए कंपनीज। कंपनी सरकारी ही हो सकती है, कंपनी प्राइवेट सेक्टर करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होगा, एंड ऑल ऑफ दीज रीजन जो हमने पढ़े। तो कंपनी एक ही हो सकती है, वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि सरकारी। तो सरकार सरकारी कंपनी बनाएगी, कंपनी नौकरियां देगी, नौकरियों से लोगों को पैसा मिलेगा और लोग गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लोगों को नौकरियां दिलानी थी, सोशल वेलफेयर करना था। प्राइवेट लोगों के पास पैसा भी नहीं था, पैसा लगाते भी तो प्रॉफिट ना कमा पाते। तो इन सब रीजंस की वजह से सरकार का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने 30th of April 1956 को इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का निर्माण किया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हमारी सरकार लेकर आई 1956 में, 30th of April को टू बी प्रिसाइज। सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी कि हम एक फाउंडेशन बना सके सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का। सरकार बेसिकली चाहती थी कि भैया हम अपनी सोसाइटी में ना सरकार के थ्रू ही पूरी इंडस्ट्री को डेवलप करें, प्राइवेट सेक्टर को ना घुसने दें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि पैसा भी नहीं था उनके पास और वो प्रॉफिट के लिए काम करते, वो गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काम ना करते। अगर उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर को काम करने दिया जाता तो अमीर और अमीर हो जाते, गरीब और गरीब हो जाते, ठीक है। तो सरकार चाहती थी कि सोशलिस्ट तरीके से काम किया जाए, यानी कि सिर्फ सरकार ही डोमिनेट करे इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरह से और प्राइवेट सेक्टर को काम ना करने दिया जाए, ठीक है। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए बेसिस बना था। इट वॉज
वाज द बेसिस ऑफ आवर सेकंड 5 ईयर प्लान। अगर तुम्हें याद हो 1950 में 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत हुई थी। 1951 से 56 जो था मेरा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। तो जो मेरा सेकंड 5 ईयर प्लान होने वाला था वो इसके बाद होने वाला था, और 1956 में ही हम IPR लेकर के आए थे। तो 1956 में जो मेरा सेकंड 5 ईयर प्लान आया उसका बेसिस क्या था, IPR, यानी कि मेजरली सेकंड 5 ईयर प्लान में किसकी बात करी गई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की बात करी गई थी। ठीक है, प्रोसेस क्या था, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी भैया उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था। कौन सी, शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C। इन 3 कैटेगरीज में हमारी सारी की सारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया था। किसके अंडर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंडर इंडस्ट्रीज को 3 भागों में बांटा गया था। इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, इंडस्ट्री का मतलब कोई कंपनी नहीं है कि भैया रिलायंस इसमें आएगी, अडानी इसमें आएगा, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट तुम बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल फोन है और ये सब कुछ है तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, गाड़ियां, बाइक्स, ये सब कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गया। ठीक है, स्टील की इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इसकी एक इंडस्ट्री हो गई। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में चाहे अंबानी की कंपनी हो, अडानी की कंपनी हो, वो दोनों उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आएंगे। तो हम कंपनी की बात नहीं कर रहे कि ये कंपनी यहाँ आएगी, ये कंपनी वहां आएगी, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें। जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री है, एडटेक इंडस्ट्री हम बोलते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में चाहे तुम हमसे पढ़ो, चाहे तुम किसी भी दूसरी कंपनी से पढ़ो, हम लोग सब एक ही इंडस्ट्री में आते हैं जिसका नाम क्या है, एजुकेशन इंडस्ट्री, एडटेक इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कंपनी लेवल पे बात नहीं कर रहे। इंडस्ट्रीज को 3 भागों में बांटा गया। देखो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जैसे ऑटोमोबाइल हो गई या फिर हमारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की हो गई, है ना, जिनमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। एक इंडस्ट्री हो गई एजुकेशन की, इसमें क्या ही पैसा ज्यादा लगेगा बताओ, इसमें कंपैरेटिवली कम पैसा लगेगा, कंपैरेटिवली काफी कम पैसा लगेगा। ठीक है ना, तो इस बेसिस पे अच्छा कुछ इंडस्ट्रीज बहुत बेसिक नेसेसिटी वाली इंडस्ट्री होने वाली, जैसे एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन सबको देनी पड़ेगी, नेसेसिटी है। ठीक है ना, वर्सेस तुम बोलो गाड़ियां सबको देनी जरूरी नहीं है बाबा, पहले एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो कुछ एक ऐसे बेसिस पे हमने अपनी इंडस्ट्रीज को अलग अलग स्केड्यूल्स में आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया। शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया अपनी इंडस्ट्रीज को। ठीक है जी, तो शेड्यूल A में हमने बोला 17 इंडस्ट्रीज होने वाली है, शेड्यूल B में हमने बोला 12 इंडस्ट्रीज होने वाली है। ठीक है, यानी कि 17 यहाँ पे हो गई, 12 यहाँ पे हो गई। ठीक है, और बची हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सबको शेड्यूल C में रखा गया। ठीक है, शेड्यूल A में था सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, शेड्यूल B में था पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, और शेड्यूल C में था सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो 17 इंडस्ट्रीज तो सिर्फ सरकार के अंडर थी। तुम भले ही अंबानी के बेटे ही क्यों ना हो, तुम्हें यहाँ पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम अंबानी के बेटे हो, मिनिस्टर के बेटे नहीं हो। ठीक है ना, तो जब तक तुम भैया सरकार में नहीं हो, जब तक तुम सरकार नहीं हो, तब तक तुम इन 17 इंडस्ट्रीज में जा ही नहीं सकते हो। ठीक है जी, जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, ऑयल, रेलवेज। तो भैया जी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे तुम करोड़ों रुपए दे दो सरकार को, सरकार बोलेगी रेलवेज तो मैं ही चलाऊंगी, अडानी लिमिटेड रेलवे नहीं हो सकती। इसका ये मतलब था। ठीक है, पूरे भारत की क्या होगी, इंडियन रेलवेज होगी, अडानी रेलवेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ स्टेट यानी कि सरकार इसको चलाने वाली थी। शेड्यूल B में कितनी आई, 12 इंडस्ट्रीज। सरकार ने बोला देखो अगर हम किसी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड होंगे तभी तुम इसमें काम कर सकते हो। पहली चीज, अगर सरकार नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर अकेला यहाँ पे काम नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला, पब्लिक प्लस प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर अकेला काम नहीं कर सकता इन 12 इंडस्ट्रीज में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर सरकार को अर्जी दे सकता है कि भैया हम इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ काम करेंगे, क्या आप हमारे साथ हैंड शेक करेंगे, हाथ मिलाइए, काम करते हैं साथ में। तो अगर अडानी जी चाहते हैं काम करना, वो इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं, है ना, सरकार को पैसा देंगे, सरकार के साथ काम इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं। जैसे अगर अडानी जी चाहते हैं फर्टिलाइजर बनाना, तो पैसा दो,
पैसा देख, पैसा फेंक तमाशा देख, तो वो सरकार को पैसा देंगे और वो इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं सरकार के साथ मिलके। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर अपनी एक्सपर्टीज देगा और सरकार क्या करेगी, सारे सरकारी लाइसेंस देगी, सारे सरकारी तुम्हें परमिशंस ग्रांट करवाएगी, सरकार का पैसा तुम्हें दिलवाएगी इस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। पर अगर सरकार ने मना कर दे कि नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अकेला काम नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर विल जॉइन हैंड विद द स्टेट सेक्टर, यानी कि सरकारी सेक्टर, विद स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। सरकार अगर बोलेगी कि हाँ नया कुछ शुरू करना है तो प्राइवेट सेक्टर साथ में आके कर सकता है। स्टेट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सरकार बोलेगी तो ही शुरू होगा, अगर सरकार ने मना कर दिया तो नहीं नया यूनिट शुरू हो सकता, ठीक है। 12 इंडस्ट्रीज इसमें आती थी, एल्यूमिनियम, माइनिंग, फर्टिलाइजर वगैरह की, ठीक है। बची हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सबको हमने किस में रखा, शेड्यूल सी में, कि प्राइवेट सेक्टर बची हुई इंडस्ट्रीज में काम कर सकता है। फिर तो बल्ले बल्ले हो गई, फिर तो बल्ले बल्ले हो गई, कितनी हुई हमारे पास 17 + 12, ठीक है 29 इंडस्ट्रीज हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता अकेला, बाकी सब में तो कर सकते हैं ना। करो बिजनेस, क्यों नहीं करते हो, इसलिए नहीं करते भैया क्योंकि ऑल द इंडस्ट्रीज वर केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। सरकार ने बोला स्केड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज में देखना भी मत, उस गली में, वो गली तुम्हारे लिए बंद है। स्केड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज में अगर मैंने गली खोली तो तुम आ सकते हो। स्केड्यूल सी की कहने को तो गली खुली है तुम्हारे लिए, तुम जा सकते हो, पर तुम्हारे बाप की गली नहीं है बेटा जी, कभी भी जाके घुस गए। सरकार बोलेगी कि खुली तो है पर मेरा वॉचमैन बैठा है, वो वॉचमैन तुम्हें चेक करेगा पूरा, तुम्हारा लाइसेंस देखेगा, मतलब तुम्हें लाइसेंस देगा, अगर लाइसेंस मिला तो ही अंदर जा सकते हो, जा तो सकते हो पर लाइसेंस के साथ। क्या लाइसेंस मिलता था, अडानी जी मांगेंगे फिर तो दे ही देंगे, है ना, पैसा देके, है ना। तो लाइसेंस मिलता था, तो देखो लाइसेंस तभी मिलता था या तो तुम अडानी हो भैया कि तुम्हारे सरकार के साथ पर्सनल कनेक्शंस है, फिर तो मिल ही जाएगा, पैसा खिलाओ, पैसा फेंक तमाशा देख, या तो तुम मिनिस्टर के बेटे हो, कुछ भी ऐसा तुम्हारा पॉलिटिकल लिंक है तो लाइसेंस मिल जाएगा। अगर तुम कहते हो मुझे रूरल एरिया में इंडस्ट्री खोलनी है तो भी ऑब्वियसली लाइसेंस मिल जाएगा क्योंकि सरकार चाहती थी गरीबों का भला करना। या फिर तुम सरकार को कन्विंस कर लो कि भाई जो मैं इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ वो बहुत काम की इंडस्ट्री है, तो तुम्हें लाइसेंस मिलता था, वरना लाइसेंस नहीं दिया जाता था। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा करप्शन टेक्निकली होती थी क्योंकि सरकार के हाथ में है तुम्हें लाइसेंस देना, और लाइसेंस के लिए बहुत पैसा सरकार टेक्निकली मांगती थी, तो करप्शन का बेसिस था ये कि जो पैसा देगा उसी को लाइसेंस मिलेगा टेक्निकली, ठीक है। तो शेड्यूल सी में सारी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज रखी गई। लाइसेंसिंग के सिस्टम के अंदर कोई भी इंडस्ट्री अलाउ नहीं करी जाती थी अनटिल एंड अनलेस उसको लाइसेंस नहीं मिलता था, ठीक है। लाइसेंस किसको दिया जाता था, या तो जो पैसा खिला रहे सरकार को टेक्निकली, पर ऐसा थोड़ी लिखेंगे किताबों में, क्या लिखेंगे, या तो तुम रूरल एरिया में इंडस्ट्री शुरू कर रहे हो तो लाइसेंस मिल जाता था, या तुम सरकार को कन्विंस कर लो, ठीक है, कि तुम्हारी इंडस्ट्री की जरूरत है तो सरकार तुम्हें लाइसेंस देती थी, ठीक है। अगली चीज है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। किस किस चीज के लिए तुम्हें लाइसेंस चाहिए, किस किस चीज के लिए तुम्हें लाइसेंस चाहिए। देखो ऐसा नहीं था कि इंडिपेंडेंस से पहले बिजनेस नहीं थे लोगों के, इंडिपेंडेंस से पहले भी कुछ एक बिजनेसेस शुरू हो गए थे, लोगों ने अपने बिजनेस शुरू कर लिए थे, सरकार ने उनको भी अपने लपेटे में ले लिया। सरकार ने बोला देख भाई अभी तो तेरा बिजनेस चल रहा है ठीक है, पर अगर तूने अपने बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लेके आना है लाइसेंस लगेगा, अगर तूने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है लाइसेंस लगेगा, मतलब कोई नई ब्रांच खोलनी है लाइसेंस लगेगा, या अगर तूने नया बिजनेस ही शुरू करना है फिर तो लाइसेंस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अगर तुमने नया बिजनेस शुरू करना है फिर तो लाइसेंस लगेगा, पर अगर तुम्हारा पहले से बिजनेस है ना तो तुम उसमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो बिना लाइसेंस के, और ना ही तुम उसकी कोई नई ब्रांच, कोई नई एक्सपेंशन कर सकते हो बिना लाइसेंस के। तो लाइसेंस हर चीज के लिए चाहिए, सांस लेने के लिए एक बिजनेस को लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस उसी को मिलता था जो ये चीजें कर पाता था। तो शेड्यूल ए 17 इंडस्ट्रीज ओनली गवर्नमेंट, शेड्यूल बी 12 इंडस्ट्रीज पब्लिक स्टार्ट करेगी, प्राइवेट सेक्टर कैन ज्वाइन हैंड्स। शेड्यूल सी जिसमें ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज अंडर द लाइसेंस राज। लाइसेंस क्यों चाहिए था, टू सेटअप इंडस्ट्री, टू एक्सपैंड, टू डाइवर्सिफाई। लाइसेंस किसको मिलता था, जो ये करता था। चलो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अकाउंट सीखो बिजनेस तीनों की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी प्लेलिस्ट को सेव कर लो, क्योंकि एवरी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तो वैसे भी 4 बजे अकाउंट्स की वीडियो आ रही है, 7 बजे इको बिजनेस की वीडियो आ रही है, फिर भी कोई भी पुराना लेक्चर देखना है प्लेलिस्ट को सेव कर लो, सारी लेक्चर्स वहां से देखो, ठीक है। एक बहुत अच्छे रिदम में, सिंक में हमने हर कुछ पढ़ाया है। अपने ग्रेड्स को प्लीज इंप्रूव करो, अपना अच्छा करियर बनाओ, हमारा नाम रोशन करो। तो सारी वीडियोस को जाके देखो, हमें कॉमेंट्स में बताओ कुछ भी अच्छा या बुरा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के आखिरी पार्ट के साथ।